Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our channel Commerce Classes. आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि कुछ बेसिक अजम्पशंस बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, जिसके बेस पे हम क्या बनाते हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अजम्पशंस हैं, कहाँ से निकल के आए, कैसे बने, ये किस पे डिपेंड करता है. जैसे कि जिस तरीके का इन्वायरमेंट था, सोशोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. किस तरह का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और सोशोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के बेस पे क्या बने हमारे प्रिंसिपल सेटअप हुए. ये प्रिंसिपल्स क्या हैं, मैन मेड है. ठीक है, सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल क्या आ रहा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो बिज़नेस है, यानी कि देखो एक एग्जांपल देती हूँ. देखो जो टाटा है कंपनी, टाटा कंपनी शुरुआत किसी और पर्सन ने की थी ना. जमशेदजी टाटा जी ने इस टाटा कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन वो तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन टाटा कंपनी तो आज भी चल रही है. क्यों चल रही है, क्यों आज. और इसी तरह आप एग्जांपल ले लो रिलायंस का. रिलायंस भी शुरुआत किसी और पर्सन ने की थी, लेकिन आज कोई और चला रहा है. और वो एंटिटी आज भी, मतलब रिलायंस कंपनी आज भी एग्जिस्टेंस में है ना. वो क्यों है, क्योंकि हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी का. यानी कि बिज़नेस का ऑनर जिसने पर्सन ने, यानी कि जो बिज़नेस का ऑनर है और जो बिज़नेस है, यानी कि टाटा जिसने पर्सन ने शुरुआत की. पर्सन यानी कि ऑनर और बिज़नेस दो अलग अलग चीज़ें हैं, सेपरेट थिंग्स हैं, सेपरेट पर्सन. ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिज़नेस और उसका ऑनर दो अलग अलग चीज़ हैं. इसीलिए जब हम क्या करते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें हम क्या शो करते हैं, जो ऑनर पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है. ऑनर ने बिज़नेस को पैसा दिया, जिसका वर्ड हम, जिसलिए वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, कैपिटल. ऑनर ने बिज़नेस को पैसा दिया, क्या दिया, नाम क्या बोला उसको, कैपिटल दी. बिज़नेस में कैपिटल लगाई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं. कि हाँ भी कल को इसने उनको वापस करना है ये पैसा. बिज़नेस ने जो पैसा कैपिटल दी, ऑनर ने बिज़नेस को कैपिटल दी, बिज़नेस ने आगे क्या करना, इस कैपिटल का इस्तेमाल करना, यूज़ करना, बिज़नेस ग्रो करना, प्रॉफिट कमाना, और फिर ये कैपिटल क्या करनी, फिर ऑनर को वापस करनी या उसको प्रॉफिट कमा के देना. कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है. जैसे ही बिज़नेस ने मान लो कोई एसेट खरीदता है, कोई एसेट खरीदी है जो कोई लाइबिलिटी बिज़नेस की बनती है, तो वो लाइबिलिटी किसकी होएगी, बिज़नेस की होएगी, रिलायंस की होएगी, टाटा की होएगी, ना कि उसके पर्सनस की जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, ऑनर्स की नहीं होगी. क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आ गया हमारा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ये बड़ा इजी है. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब देखो क्या होता है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है, सिर्फ उसी चीज़ के प्रिपेयर करेंगे जिसको हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं. देखो मैंने काम किया, 9 घंटे काम किया, 2 घंटे 4 घंटे काम किया, मेरे काम को वो उसने बता दिया कि 1 घंटे के आपको, 1 आवर का आपको कुछ ले लो 500 मिलेंगे. ठीक है ना, तो वो मेरी सैलरी की नहीं जाएगी. सिंपल देख लो, कोई कंपनी है, कंपनी के पर्सन बड़े लॉयल हैं, बड़े ही अच्छी तरीके से काम करते हैं, लॉयल है, वो लॉयल्टी मेजर नहीं ना कर सकते. कोई पर्सन लॉयल है, रिस्पेक्ट करता है, लव करता है, तो उस चीज़ को मेजर नहीं ना कर सकते. तो यानी कि ये इस चीज़ को हम रिकॉर्ड कभी नहीं करेंगे कि कोई कितना प्यार करता है, कितनी रिस्पेक्ट करता है, लॉयल्टी कितने है उसमें. ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं. मैं गुड्स लेके आई 10,000 के, 10,000 पता ना कि हाँ गिनती की जा सकती उसकी, उस चीज़ की 10,000 रुपये, उसकी एंट्री डालूंगी मैं. मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को, मेरा बिजनेस है, मैंने उसमें एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, एम्प्लॉयज़ को मैं सैलरी दे रही हूँ, सैलरी 50,000 दे रही हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी. लेकिन वो जो एम्प्लॉयज़ हैं मेरे बड़े ही लॉयल है, बड़े ही रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, उसको मैं मनी में नहीं ना मेजर कर सकती. तो यानी कि उसकी एंट्री नहीं होगी, सिर्फ वो 50,000 की. ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जस्ट सेकेंड. हाँ, अकाउंटिंग पीरियड, कल हमने कॉन्सेप्ट क्या किया था, एक कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट किया था हमने. ठीक है, उसमें क्या था, गोइंग कंसर्न, कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये सोच के कि हाँ बिज़नेस अब लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा. लेकिन मेरे को एक बात बताओ, चलो ये इसको छोड़ के आप जनरली बताओ. देखो हमारा जो हम पेपर देते हैं, जो हमारी मान लो 11th क्लास में हो, आपका रिज़ल्ट तो लास्ट वाले दिन जब पेपर दे के तब पता चलेगा ना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. सारा साल आपने पढ़ाई की, अच्छी तरह से मेहनत की, कॉलेज में किया, स्कूल में ट्यूशन्स करी आपने, लेकिन रिज़ल्ट तो हमें लास्ट में पता चलेगा ना जब फाइनल एग्ज़ाम दोगे, रिज़ल्ट आएगा, पास के फेल या इतने परसेंटेज आए हैं.
लेकिन देखो, क्या मैं या आप लोग या कोई आपके टीचर वेट करते रहेंगे कि हाँ भी मेरे को कल ही कल सॉरी बोल रही हूँ, साल बाद ही वेट करते हैं, साल बाद पता चलेगा कि बच्चा कैसा है, इसको कुछ समझ आया कि नहीं आया, तब तक तो बहुत देर हो चुकी है। यानी कि आपका असली रिजल्ट तो फाइनल एग्ज़ाम वाले दिन आएगा, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम से पहले हमारे टीचर्स क्या करते हैं, हमारे क्लास टेस्ट लेते रहते हैं। क्यों क्लास टेस्ट? पता लगता रहता है कि क्लास टेस्ट में जैसा बच्चा परफॉर्म करेगा उसी तरीके से उसकी फ़ाइनल परफॉर्मेंस होगी। बेटर कर, यानी कि अगर अच्छे नहीं हो रहे तो हम इम्प्रूव करते रहेंगे ना अपनी परफॉर्मेंस। यानी कि फाइनल एग्ज़ाम के वाले दिन मेरा रिजल्ट आएगा, उससे पहले मुझे क्लास टेस्ट के बेस पे पता चलता रहता है ना कि मैं अच्छा जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, मैं इम्प्रूव कर लूँगी अपने आप को। अब आ जाओ इधर अपने कॉन्सेप्ट पे। सो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है कि जब हमने बिज़नेस शुरू किया, यानी कि ये टाटा वाले ही ले लो, कहाँ कब शुरू किया और आज कितने टाइम हो चुका है इस बिज़नेस को। कौन सा कॉन्सेप्ट है? गोइंग कंसर्न। तो क्या टाटा वाले वेट करते रहेंगे कि जब टाटा का बिज़नेस कभी लास्ट में एंड होगा, टाटा कंपनी कभी ना करे बट कभी बंद होगी, तो तब हमें पता चले कि हमने बिज़नेस में कितना प्रॉफिट कितना लॉस कमाया या कैसा रहा हमारा बिज़नेस? नहीं ना, इतनी देर वेट नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या बनाया हुआ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जिसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, वो कितनी देर का होता है? 1 साल का। तो 1 साल कहाँ से शुरू होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी कि हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हम जब लास्ट में हमें पता चलेगा, लास्ट में जब भी बिज़नेस कभी ख़त्म होगा या बंद होगा, कि हमारा बिज़नेस ने एक्चुअली परफॉर्म कैसे किया। लेकिन थोड़े थोड़े टाइम पीरियड बाद भी हमें पता चलता रहना चाहिए ना कि 1 साल 1 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया। तो हम यूजुअली कौन सा टाइम पीरियड यूज़ करते हैं? 1 साल का टाइम पीरियड रखा हुआ है, उसे हम उस पीरियड को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है। देन आ गया फोर्थ कॉन्सेप्ट, आ गया हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये भी हमने कल किया है कि देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैंने कल क्या बताया था कि जो आपका मार्केट प्राइस होता है, स्कूटी का बता रहे थे ना कि स्कूटी का वैल्यू रेगुलर चेंज होती रहती है। सो मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस रेगुलरली चेंज होता है, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया। सो इस हिसाब से तो हमारा जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि कल मैंने एक बच्चे को रोल नंबर 1 दिया है, कल को किसी और बच्चे को रोल नंबर 1, यानी कि मैं रेगुलर बेसिस पे रोल नंबर चेंज करी जा रही हूँ आपका, तो वो तो कन्फ्यूजन होगी, कौन सा रोल नंबर 1 है, कौन सा किसका 2 है, फर्स्ट है सेकंड है, नहीं ना पता चलेगा। सो वही आ गया हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहता है कि जो भी हम एसेट बिजनेस में खरीद रहे हैं उसको हम किस वैल्यू पे हर साल रिकॉर्ड करेंगे। जो मैंने एक एसेट खरीदी वो 5 साल के लिए 5 साल चलने वाली है, तो 5 साल जो 5 अकाउंटिंग पीरियड आएंगे उसमें हमारी रिकॉर्डिंग किस बेसिस पे होगी। ठीक है ना, कौन सी वैल्यू हम ऐड करेंगे उसमें? जस्ट अ सेकेंड। सो या तो हमने कौन सी वैल्यू जिस पे हमने उसको खरीदा था, मान लो 5 साल हो गए मैंने एक्टिवा खरीदी हुई, 50,000 की खरीदी थी, तो हर साल मैं 50,000 की अकॉर्डिंगली ही उसकी वैल्यू डालूंगी। ये कहता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट कि जिस कॉस्ट पे खरीदी थी वही वैल्यू ऐड करनी है, ना कि मार्केट वैल्यू। आज मेरी स्कूटी की एक्टिवा की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी, मैंने सिर्फ कॉस्ट डालनी है, कितनी कॉस्ट पे उसको खरीदा था। ठीक है, चलो देन आ गया कॉन्सेप्ट डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उन्होंने बोला है कि कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं बिजनेस में, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन यानी लेन देन करते हैं, तो हमेशा उसके 2 इम्पैक्ट होते हैं। सिंपल, मान लो बिजनेस ने कोई सामान सेल किया, सेलिंग की, ठीक है। अब इसके 2 आस्पेक्ट है। 2 आस्पेक्ट कैसे हैं? बिजनेस ने क्या किया, पेन बेचे, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। बिजनेस के पास क्या, मैंने पेन बेचे, मेरा बिजनेस है, मैंने पेन बेचे, पेन मेरे क्या हो गए एक साइड देखो, सॉरी हाँ, बिजनेस ने क्या किया, सेलिंग कर रहा है, किसकी कर रहा है, पेन बेच रहा है, ठीक है। बिजनेस के पास क्या हुआ, पेन गए, लेकिन कुछ आया भी तो ना, क्या आया, पैसे आए, ठीक है ना। काम एक किया कि पेन सेलिंग की, सेलिंग करने से हमारे 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, कौन सा, एक प्लस एक माइनस, एक डेबिट हुआ एक क्रेडिट हुआ। डेबिट क्रेडिट पढ़ेंगे क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, ठीक है। सिर्फ एक देखो आप, इसके क्या इम्पैक्ट पे, पेन मेरे कम हो गए, कैश मेरा बढ़ गया। मान लो मैंने कैश में ट्रांजैक्शन की, पेन बेचे, कैश मेरे को दे दिया कस्टमर ने। सो सेलिंग करने, एक एक्टिविटी की, उससे एक ट्रांजैक्शन की, उससे 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, कौन कौन से, पेन और कैश। इसे बोलते हैं हम डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कि हर डेबिट या क्रेडिट मतलब एक दूसरे के एक हमेशा एक साथ रहते हैं, एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट होगा, पेन गया कैश आया। क्लियर। अगर मान लो कोई एसेट खरीदी मैंने, कोई लैंड खरीदा, मेरे पास क्या आ गया, मेरे को लैंड की ऑनर हो गई, लेकिन पैसे तो गए ना मेरे, ठीक है। चलो जी, देन आ गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे हमने कल किया था कॉन्सेप्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, वो कहता है कि हमने रेवेन्यू यानी कि जो पैसा जो इनकम आई है कब रिकॉग्नाइज करने की, हाँ भी अब मेरे को 10,000 रुपये मैंने कमा लिया। वो कहता है कि जब मैंने सेल की
मैंने सामान बेच दिया, इस साल मैंने सामान बेचा, तो यानी कि जितने का सामान 10,000 का सामान बेचा, चाहे मुझे 10,000 का 1 रुपया भी नहीं अभी आया, लेकिन मैंने सामान बेच दिया क्योंकि मैंने उधार पे सामान दिया ना, पैसे भी मुझे कुछ टाइम बाद आने हैं, नेक्स्ट ईयर आने मान लो, लेकिन मेरा राइट तो बन गया ना, अधिकार तो हो गया ना कि हाँ भी अब मैं मांग सकती हूँ उस पर्सन से कि हाँ मुझे 10,000 दो, क्योंकि मैंने सेल की है। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किस टाइम मैं बिजनेस अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ये 10,000 डाल सकती हूँ, उस साल जिस साल मैंने ये सेल की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया मैचिंग कॉन्सेप्ट। कॉज एंड इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ ना, छोटी क्लासेस में किया होगा, कॉज एंड इफेक्ट कि इस कारण गर्मी हो रही है, कि इस मे बी चलो हीटिंग हो रही है, इसके कारण गर्मी है, ये रीज़न है, ये कॉज है, इसका ये इफेक्ट है। देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि हमने दोनों चीज़ों को कॉज और इफेक्ट को मैच करना है। देखो जी, कॉज इफेक्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस साल का जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेंस है, जिस साल का उसकी एंट्री उसी साल की जानी चाहिए। देखो मैंने इधर एग्जांपल दिया आपको, एक्सपेंस ऑफ अ नेक्स्ट ईयर 2026 पेड। मान लो मेरा खर्चा भी मैंने किया नहीं है, मैंने अगले साल करना है, मेरे को पता है कि हाँ भी अगले साल मुझे ये जगह चाहिए, मान लो मुझे किराए के लिए अपना, मान लो ऑफिस खोलने के लिए रेंट पे जगह चाहिए, अभी नहीं चाहिए सर, नेक्स्ट ईयर चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेरे पास पैसे थे और मैंने अभी दे दिए उनको। मैंने किराए पे एक जगह लेनी है मेरे बिज़नेस को ऑफिस खोलने के लिए, चलो नेक्स्ट ईयर चाहिए, मेरे पास पैसे थे, मैंने पैसे आज ही उनको दे दिए। अभी तो नहीं ना मेरा खर्चा हुआ, मैंने पर खर्चा पहले पे कर दिया। वो खर्चा किस साल से रिलेटेड है, अगले साल से, तो उसको मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड में किस साल लिखूंगी, 2026 में। यानी कि जिस साल का खर्चा है, जिस साल की इनकम उन्होंने बोला, उसी साल के अकाउंट में एंट्री करनी है हमने। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट आ गया हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि जो भी चीज़ आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप एंट्री करनी है, वो क्या आनी चाहिए, आपको प्रॉपर चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। आपके पास कितनी एसेट्स हैं, आपका कितना कहाँ कैसे खर्चा हुआ, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। फुल डिस्क्लोजर का कहता है कि क्या प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो, आपको प्रॉपर तरह से डिस्क्लोज करना है। देखो हमने बताया था ना कि अगर रिलायंस वाले हमें अपने जो रिपोर्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करते हैं, आप ऑनलाइन सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। अगर मान लो रिलायंस वाले जो हैं वो फुल डिस्क्लोजर ना करें, मैंने नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना, मैंने उन रिकॉर्ड्स को देखा, उससे समझ के क्या किया, मैंने रिलायंस में रिलायंस के शेयर खरीद ले, रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने फुल डिस्क्लोज किया ही नहीं था, सारी चीज़ें शो की ही नहीं थी, या जो की थी वो रियल नहीं थी, गलत चीज़ें, फेक चीज़ें इशू की हुई थी, उसमें शो की हुई थी। यानी कि मैंने उन डॉक्यूमेंट्स पे यकीन किया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब तो मेरे पैसे तो गए। ठीक है ना, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बना रहे हो, उसमें जो आप शो कर रहे हो वो प्रॉपर शो करना, फुल डिस्क्लोज करना। फुल यानी कि जो बनता है वो डिस्क्लोज करो, फेयर मतलब सही डिस्क्लोज करना, गलत चीज़ें नहीं। जितना प्रॉफिट है उतना डिस्क्लोज करो, जितना लॉस हुआ, जितना एक्सपेंस हुआ, सब क्या होना चाहिए। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, फुल पूरा फेयर मतलब सही डिस्क्लोज करना, कुछ गलत नहीं। ठीक है जी, देन आ गया कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ना कहीं हम प्रिंसिपल ये रियल लाइफ में आप यूज़ करते हो, हमें पता नहीं होता, आज हम कॉमर्स से रिलेट कर रहे हैं तो आप समझ आओगे, लेकिन ये हम कहीं यूज़ करते हैं। जैसे देखो होता ना कि मान लो मेरे को लगता है आज मैं सिंपल पार्टी में जा रही हूँ, मैंने गैस किया कि चलो मेरा 1,000 रुपया खर्चा आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, 1,000 रुपया मैंने रफ आइडिया लगाया, 900 में खर्चा आएगा, 1,000 आएगा, तो मैं क्या करती हूँ कि उससे कुछ ज़्यादा 2,000 1,200 कुछ 1,500 रुपये अपने पास लेके जाती हूँ। आप कहीं जा ही रहे हो तो आप क्या करते हो, आपको अंदाज़ा लगा लिया कि आपका 1,000 का खर्चा आएगा वहाँ पे जाने में, तो हम क्या करते हैं, खर्चा आएगा 1,000 रुपया, तो मैं ज़्यादा ही लेके चलती हूँ, क्या पता कुछ ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है ना, करते हो ना रियल लाइफ में, नहीं किया हो तो बताना मेरे को। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल हमारा कहता है, ये हमारे अपना कॉमर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो वो क्या कहता है, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। आगे फ्यूचर में ये आपको लगता है कि मेरा ये खर्चा हो सकता है, मेरा ये नुकसान हो सकता है, तो वो कहते हैं उसकी तैयारी पहले करके रखो। मान लो आपको लगता है कि कल को ये नुकसान ना हो जाए, जैसे इंश्योरेंस करवाते हो ना, इंश्योरेंस क्या होता है कि कल को कोई इंसिडेंट हो उसकी तैयारी मैं आज से करके रखूँ, पैसा पहले से निकाल के रखूँ। ठीक है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारी एजुकेशन के लिए पहले से पैसे जमा करके रखते हैं। ठीक है ना, पैसे जमा करके रख लिया एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, या कुछ और बोल सकते हो आप रीज़न। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपको ये खर्चा हो सकता है, तो उसके लिए आप पूरी तैयारी आज पहले ही करके रखो, आज ही पहले से ही करके रखो। लेकिन वही आपको लगता है कि आपको कल को यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है, मुझे ना मान लो लगता है कि ना मैंने ना ये जगह ली है, या कोई ये प्रॉफिट ना मेरे को 500 का प्रॉफिट यहाँ से, मतलब ये 500 रुपये मुझे आ सकते हैं, आए नहीं हैं,
तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये 500 का आप 400 अज्यूम करके चलो। मान लो आज मैंने कोई खर्चा करना है, मान लो मैंने आपको फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, मुझे लगता है यह ना 500 रुपये मुझे आ जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले से अपना इनकम को कम लेके जाना है और ख़र्चों को हमेशा ज़्यादा। ठीक है ना, समझ आ गया। ये हमारा प्रिंसिपल क्या है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट आ गया कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी वर्ड का मतलब क्या है, एक सिंपल इस एग्जांपल, फिर आप समझ जाओगे। देखो, अगर एक छोटा शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है जो हमारे गली मोहल्ले में होते हैं, उस दुकानदार के लिए 10-20 रुपये की बड़ी इंपॉर्टेंस है। 10-20-100 रुपये। वही अगर रिलायंस वाले आप ले लो, रिलायंस वालों के लिए ये तो खर्चे कुछ भी नहीं है। रिलायंस या टाटास के लिए, उनके लिए लाखों रुपए भी कोई वैल्यू नहीं है, इतनी मतलब इतना मटीरियल नहीं है। सो वो क्या कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिज्म क्या कहता है, या मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब जैसे आपने बोला कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऊपर देखा है फुल डिस्क्लोज करना, यानी कि उसमें हर एक चीज़ डिस्क्लोज करनी, पर इधर ही हमारा आ गया मटीरियलिटी का प्रिंसिपल। उन्होंने बोला है कि आपका बिजनेस किस लेवल पे है, लार्ज स्केल पे बिजनेस है, स्मॉल स्केल पे बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्डिंग करनी है। मैं बताती हूँ। देखो, रिलायंस के बिज़नेस में जो मतलब जो बिज़नेस है, वहाँ पे भी कस्टमर्स आते होंगे, जो उनके गेस्ट आते होंगे, चाय पानी पिलाते होंगे, स्टेशनरी, रबर, पेंसिल, इरेज़र यूज़ होती होगी। तो वो क्या एक इरेज़र का रेगुलर बेसिस, एक इरेज़र 10 की आई, 2 इरेज़र इतने की आई, वो छोटी छोटी डिटेल्स डालेंगे तो इतने कितने सारे रिकॉर्ड बनते जाएंगे। पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो वो क्या कहते हैं कि आपको फिर क्या करना है, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी क्या कहता है कि आप कुछ ऐसे छोटे मोटे, आप देखा आपका बिजनेस किस लेवल पे है, तो आप छोटे मोटे खर्चों को क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, या क्या करो उन सभी को एक जगह इकट्ठा डाल दिया। स्टेशनरी मैंने क्या किया, इरेज़र पेंसिल अलग अलग ने डाल दिया, स्टेशनरी 50,000 डाल दिया, लाख डाल दी, जितनी भी हुई। ठीक है, ये कहता हमारा प्रिंसिपल ऑफ या कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। नेक्स्ट आ गया कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो भी मैं चीज़ अगर आपको ये बोल रही हूँ, ठीक है ना, वो कुछ बेसिस पे बोल रही हूँ, कुछ रीज़न है, कुछ प्रूफ है, एवे नहीं मैं बोल रही हूँ बिना कोई प्रूफ के। ठीक है, कोई भी हम एंट्री डाल रहे हैं, कोई भी, जे मान लो मैंने एसेट की वैल्यू लिखी, मेरी एसेट की वैल्यू 1 लाख है, मैं बोल रही हूँ मेरे लैंड की वैल्यू 1 करोड़ है, क्या प्रूफ है, क्या है कि वो लैंड आपकी है, लैंड 1 करोड़ की है। जो भी एंट्री आप डालते हो उसके पीछे कोई प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो प्रूफ और एविडेंस का हमने एग्जाम्पल क्या किया था, काउंटर फॉइल। मैंने बताया था ना काउंटर फॉइल कि जो हम कॉलेज में फ़ीस डिपॉजिट करवाते हो आप, तो आपको एक स्लिप मिलती है कार्बन कॉपी, वो क्या है, एविडेंस है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो अभी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, हमने किया ना पिछले लेक्चर्स में कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं, उसमें एंट्री डालते हैं, ये किया, इतनी सेल की, इतनी परचेज़ की, इतने क्रेडिटर्स डेटर्स आए, ये सब कुछ हुआ। तो वो जो भी एंट्री आप डाल रहे हो ना, उसके पीछे कोई प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे हम, कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, देन आ गया हमारा आज का लास्ट प्रिंसिपल या कन्वेंशन ऑफ कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे जो हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, ऐसे बनाने चाहिए कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसे हम कंपेयर कर सकें। कंपेयर किससे करना है, टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेस पे क्या होएगा कि मैं अपने इस साल के रिकॉर्ड्स को पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड से कंपेयर कर सकूं। ठीक है, दूसरा आ गया दूसरे पर्सन से या दूसरी एंटिटी से, यानी कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करूं कि मेरे रिकॉर्ड्स, मेरे प्रॉफिट इस साल में इतना हुआ है, कपड़े का बिजनेस है मेरा, कपड़े के बिजनेस में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, मेरे कॉम्पिटिटर को इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हो रहा है। ठीक है, सो कंपेरेबिलिटी कैसे पॉसिबल होगी, जब हम ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। मैंने भी यही फॉलो करी है, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं पिछले, वो भी यही फॉलो कर रहे हैं, मैंने इस साल भी यही प्रिंसिपल्स फॉलो किए, पिछले साल भी वही प्रिंसिपल फॉलो किए। तो उससे क्या होगा, कंपैरेबिलिटी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगी। कंपैरेबिलिटी से क्या होगा, मैं कंपेयर कर पाई अपनी पोजीशन को पिछले साल से या अपने कॉम्पिटिटर से, फिर क्या होगा, मैं अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर सकती हूँ, बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, सो आज हमने किए अपना कन्वेंशंस या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर कुछ इश्यूज़ हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो। आज इसके साथ मैं कमेंट्स में आपको एक इसकी फ़ाइल भी, PDF फाइल भी मेंशन कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।